बीए पार्ट 1 लोक प्रशासन पेपर नंबर 2 भारतीय प्रशासन। हम इन दिनों अपने लेसन्स में भारतीय प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं समझ रहे हैं। भारत में लोक प्रशासन संविधान में उल्लिखित उद्देश्यों और आदर्शों की प्राप्ति के लिए कार्यरत है। जब हमने अपने देश को अंग्रेजों से आज़ाद किया, उसके पश्चात भारतीय प्रशासन में एक आमूलचूल परिवर्तन देखा गया। जो लोक प्रशासन आज़ाद भारत में स्थापित हुआ, उसके कुछ लक्षण, उसकी प्रमुख विशेषताएं हम समझ रहे हैं। हमने अपने पिछले क्लासेस में यह समझा कि भारतीय प्रशासन कैसे विकसित प्रशासन है, गतिशील एवं परिवर्तनशील प्रशासन है, उत्तरदायी प्रशासन है, जो कार्यपालिका है वो कैसे संसद और व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। हमने यह भी समझा कि भारत में कैसे लाल फीताशाही मौजूद है, नियमों और विनियमों में अनावश्यक जटिलताएं होने के कारण से राजनीतिक तटस्थता कैसे नौकरशाही बरतती है और नौकरशाही का एक विशाल आकार है। आज हम समझते हैं कि कैसे भारतीय प्रशासन का जो लक्ष्य है वो सामाजिक आर्थिक न्याय है। भारत में जो प्रशासन है वो सामाजिक और आर्थिक न्याय के क्रियान्वयन से संबंधित विविध प्रकार की नीतियों का क्रियान्वयन करना अपना उद्देश्य मानता है। सामाजिक न्याय व लोक कल्याण के प्रति प्रशासनिक व्यवस्था की प्रतिबद्धता का आधार भारत की संवैधानिक व्यवस्था ही है। जहां एक ओर संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक और आर्थिक न्याय को राज्य का आधार स्वीकार किया गया, वहीं दूसरी ओर संविधान में अनेक प्रावधानों द्वारा राज्य पर इन उद्देश्यों की पूर्ति का दायित्व सौंपा गया है। हमने जब संविधान की रचना करी, हमने जब अपने देश को गणतंत्र के रूप में स्थापित किया, तो हमने संविधान के अंदर ऐसे अनेक प्रावधान किए हैं जो हमारे यहाँ सामाजिक न्याय को रियलाइज करने के लिए, उनको साकार बनाने के लिए प्रशासन के सामने यह उद्देश्य तय करते हैं। जो हमारी प्रशासनिक व्यवस्था है वह प्रतिबद्ध रहेगी इस बात के लिए कि सामाजिक न्याय हो, और राज्य का यह दायित्व होगा कि प्रशासनिक व्यवस्था, उसकी नीतियों का क्रियान्वयन अंततोगत्वा प्रशासन द्वारा इस तरह किया जाए कि सामाजिक न्याय स्थापित हो। संविधान में राज्य से यह अपेक्षा की गई है कि वे ऐसे ही सामाजिक व्यवस्था की जिसमें सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे, भरसक कार्य साधक व्यवस्था करके लोक कल्याण की उन्नति का प्रयास करेगा। हमने नीति निर्देशक तत्वों के अंदर भी ये बात डाली है, और नीति निर्देशक तत्व प्रशासन को किस और प्रयास करने हैं, प्रशासन के दृष्टिकोण में क्या चीज महत्वपूर्ण रहेगी, इस बात को इंगित करते हैं।
राजू द्वारा किए गए प्रयत्न तब तक अधूरे हैं जब तक कि समाज के पिछड़े व कमजोर वर्गों की सामाजिक व आर्थिक उन्नति के लिए हर प्रकार के शोषण से उनकी मुक्ति के कारगर प्रयत्न नहीं किए जाते। हमने संविधान में यह व्यवस्था की है कि राज्य जनता के दुर्बलतर वर्गों के शिक्षा तथा अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करेगा। भारत देश की जो व्यवस्था सैकड़ों सालों से, जिसमें हमने देखा है कि समाज में एक वर्गीकरण है। हमने अपनी पिछली कक्षाओं में, पिछले आपके जो आप 9, 10th, 11th, 12th में आपने जो पढ़ाई करी है, उन कक्षाओं में आपने सामाजिक विज्ञान में ही इन बातों को समझा होगा कि कैसे हमारे देश के अंदर कास्ट बेसिस पे समाज का वर्गीकरण हुआ है। तो ये जो सामाजिक अन्याय हमारे देश में एक कुरीति के रूप में वर्षों से, सदियों से चला आ रहा है, उसके कारण कई सारे वर्ग ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से भी और सामाजिक रूप से दोनों तरह से पिछड़े हुए हैं। उनके मूलभूत जीवन जीने के अधिकार, जीवन जीने से मेरा अर्थ है जीवन को सम्मानजनक तरीके से जीने के जो अधिकार हैं, उनको पूरे तरह से नहीं मिले हैं, उनसे वो वंचित रहे हैं। और उस कारण से ऐसे वर्गों के अंदर आज भी जो बच्चे जन्म लेते हैं, उनको पूरी तरह आर्थिक रूप से, शिक्षा प्राप्त करने के मौकों के नजरिए से और आर्थिक रूप से इस तरह कि उनको समानता नहीं मिल पाती कि वो जो हमारे देश के अंदर, समाज के अंदर, उद्योगों में या सरकारी नौकरियों के अंदर वो उन लोगों से किस तरह कॉम्पीट करें, उन लोगों से किस तरह से वो प्रतियोगिता कर पाए कि वो हासिल कर पाए उस स्तर को कि वो जो कुलीन वर्ग है, जो एलिट्स हैं, जिनके पास साधन है, संसाधन है, उनके साथ वो कैसे कॉम्पीट करके और आगे आ सकें। तो ऐसे स्थिति के अंदर जो समाज के अंदर आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग हैं, उनके लिए अलग नीतियां बनाने की आवश्यकता और प्रशासन को उनके लिए सजग होकर के प्रयास करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। संविधान के अंदर ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है भारत में कि आर्थिक सामाजिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए वर्गों के लिए प्रशासन हर संभव प्रयास करेगा जिससे कि वो उन्नति हो सके और उनको शोषण से मुक्ति मिल सके। आप जब क्लासेस में आएंगे तब मैं आपसे वो मौका लूंगा चर्चाएं करने का, जिसके अंदर कि हम रोजमर्रा अपने चारों तरफ ऐसे एग्जाम्पल्स, ऐसे घटनाएं देखते हैं जहाँ अनेक प्रकार से शोषण आज भी चल रहा है। ऐसा शोषण और आर्थिक और सामाजिक असमानता हमारे देश का सबसे बड़ा दुश्मन है, समाज के अंदर विघटन का कारण है। और देश में जब तक कोई भी वर्ग पिछड़ा रह जाएगा, कोई भी एक पर्टिकुलर ग्रुप या कम्युनिटी पिछड़ा रह जाएंगी, चाहे आर्थिक दृष्टि से, चाहे सामाजिक दृष्टिकोण से, या शोषित रह जाएंगी, तो देश का विकास खोखला होगा, हॉलो होगा, सॉलिड नहीं होगा।
इस बात को भली भांति संविधान निर्माताओं ने समझा और इसी कारण उन्होंने लोक प्रशासन को यह प्रेरणा देने के लिए अनेक जगहों के ऊपर सचेत करने की कोशिश की है इन प्रावधानों ने, और लोक प्रशासन को ये दिशा देने की कोशिश की है कि हमारे देश के अंदर लोक प्रशासन का एक लक्ष्य रहेगा कि वो सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए कार्य करें। संविधान ने व्यवस्था की है कि राज्य जनता के दुर्बलतर वर्गों के लिए शिक्षा तथा अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करेगा तथा सामाजिक अन्याय व हर प्रकार के शोषण से उनका संरक्षण करेगा। इस प्रकार संविधान ने अल्पसंख्यकों व कमजोर वर्गों के हितों के प्रति प्रशासन से अधिक संवेदनशीलता की अपेक्षा की है तथा यह भारत के प्रशासन की एक प्रमुख विशेषता है। अब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पे आते हैं। भारत में प्रशासन की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए हम आज के युग में जो लोक प्रशासन है उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण देखते हैं कि हमारे भारतीय प्रशासन में वैसे तो सामान्यज्ञ प्रधान रहा है। अब ये सामान्यज्ञ कौन है? हम नौकरशाही की तरफ जब देखते हैं, जो आईसीएस, जो पहले ब्रिटिश काल में जो आईसीएस के नाम से जानी जाती थी, इंडियन सिविल सर्विसेज, जो बाद में आज़ादी के बाद आईएएस के नाम से जानते हैं हम, वो एक सामान्यज्ञ लोक सेवा है। अब सामान्यज्ञ का मतलब ये होता है कि उसमें जो एम्प्लॉयज, उसमें जो भर्ती की जा रही हैं, वो किसी विशिष्ट ज्ञान या विशिष्ट क्वालिफिकेशन, तकनीकी विशेषता या तकनीकी क्वालिफिकेशन के आधार पर नहीं होती। वो सामान्य जो अध्ययन होते हैं उनके आधार पर आयोजित या उनकी पढ़ाई करे हुए जो स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, वो पास करके और इन आईएएस की सेवाओं के अंदर आते हैं। तो चाहे लिपिक से लेकर के हम आईएएस तक देख लें तो कार्यालयों के अंदर सामान्यज्ञों की बहुलता होती है। लेकिन जैसे जैसे देश के अंदर विकास हुआ है, पिछले कुछ दशकों से स्पेशली हम देखते हैं कि 1980 के बाद के जो दशक हैं, उनके बाद हम विशेषज्ञों की महत्ता को भी राइज होते हुए देख रहे हैं। यानी अब विशेषज्ञ भी महत्वपूर्ण होने लग गए हैं। अब अधिकाधिक वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, मनोवैज्ञानिक, मानसिक चिकित्सक, कृषि शास्त्री, ऋतुविज्ञों, विधिवेत्ताओं, सांख्यिकों की इन आदि सेवाओं की नियुक्ति की जाती है। तो जैसे जैसे हमारे देश के अंदर विकास हुआ है और तकनीकी युग आरंभ हुआ, तब से हम देखते हैं कि विशेषज्ञों की महत्ता भी हमारे देश के अंदर बढ़ने लगी है लोक प्रशासन में। तो हम ये बात कह सकते हैं कि भारत देश के अंदर वैसे तो सामान्यज्ञ प्रधान नौकरशाही है। जो आईएएस की परीक्षा है, उनके अंदर जो वरिष्ठ अधिकारी जितने भी चयनित होते हैं, ये कोई विशिष्ट तकनीकी योग्यता के कारण नहीं होते हैं। ये सामान्य अध्ययन आधारित परीक्षाओं के पे परीक्षा पारित करके
इनकी नियुक्ति होती है, लेकिन धीरे धीरे अनेक ऐसे सरकार के डिपार्टमेंट्स बने हैं, विभाग बने हैं, जिनमें विशेषज्ञों की सेवाएं महत्व रखने लग गई हैं। और जैसे विशेषज्ञों के मैंने अभी नाम लिए, ऐसे विशेषज्ञों की संख्या अब लोक प्रशासन के अंदर बहुत अधिक होने लग गई है। तकनीकी युग आ गया है, कंप्यूटर का युग है, इंटरनेट का युग है, डिजिटल युग है। तो हम जब 80 के दशक से स्टार्ट हुए, जब हमने देश के अंदर कंप्यूटर लाने की बात करी थी, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे हमारे, जिन्होंने बोला था कि 21वीं सदी के अंदर हम देश को कंप्यूटर के युग में ले जाएंगे, आधुनिक भारत बनाएंगे। तो वहां से वो बातें शुरू होती थी, और आज हम आके देखते हैं कि इंडिया डिजिटल इंडिया की तरफ आ गया है। तो 80s से 90s के थ्रू होते हुए पिछले 3-4 दशक के अंदर भारत ने जो प्रगति करी है, उसके अंदर विशेषज्ञों की सेवाओं को महत्व मिलता चला जा रहा है। और अब लोक प्रशासन के अंदर अनेक विशेषज्ञ आपको देखने को मिलते हैं। तो भारतीय लोक प्रशासन के अंदर हम अब स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि सामान्यज्ञ और विशेषज्ञ दोनों से युक्त प्रशासन मौजूद है। अब एक अन्य विशेषता की बात अगर हम करें, तो वह है नियामकीय और विकास कार्यों का मिश्रण। भारतीय प्रशासन में नियामकीय एवं विकास कार्यों को मिश्रित कर दिया गया है। दोनों प्रकार के कार्य समान स्तरों पर समान अधिकारियों द्वारा किए जाते हैं। वैसे तो विकास कार्य अलग अधिकारियों द्वारा किए जाते हैं, किंतु ये अधिकारी नियामकीय अधिकारियों की देखरेख में ही कार्य करते हैं, जो सरकार के प्रति दोनों प्रकार के कार्यों के लिए जिम्मेदार है। हम एक उदाहरण लेते हैं इसमें, जैसे कलेक्टर एक ओर तो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तथा राजस्व आदि के कार्य करता है, और दूसरी ओर वह पंचायती राज का निरीक्षक एवं पथ प्रदर्शक, विकास कार्यों का समन्वय करता है एवं सामुदायिक योजना का अभिकर्ता भी है। इसी प्रकार उपखंड, तहसील, ग्राम स्तर पर ये दोनों विरोधी प्रकृति के कार्य एक ही प्रकार के अधिकारियों को सौंपे गए हैं। नियामकीय, जैसे अभी मैंने कलेक्टर का भी एग्जांपल आपको दिया, आईएएस है, आईएएस होते हैं जनरली कलेक्टर, वह कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए है। और दूसरे जितने भी गांव के अंदर पंचायतें हैं, पंचायती राज के 3 स्तर होते हैं, ग्राम पंचायत, तहसील पे पंचायत समिति और जिले पे जिला पंचायत। तो ये जो 3 स्तर हैं, जिला परिषद, इन तीनों स्तर के ऊपर देखरेख करना पंचायती राज का भी, और ऊपर से अर्बन जो गवर्नमेंट है, जो नगरीय प्रशासन है, उसकी भी देखरेख करना, विकास कार्यों के अंदर समन्वयकर्ता के रूप में कार्य करना, और सामुदायिक जितनी भी विशेष योजनाएं होती हैं उनको लागू करना। तो जिले के अंदर वह नियामकीय कार्य भी कर रहे हैं, रेगुलेटरी एक्ट्स जैसे लॉ एंड ऑर्डर मैंने आपको बताया, और दूसरी तरफ वे विकास कार्य भी करवा रहे हैं, जैसे कि रूरल, ग्रामीण और नगरीय प्रशासन के अंदर जितने भी डेवलपमेंट के वर्क्स हैं, वो सब भी कलेक्टर ही करवा रहे होते हैं। तो और यही चीज उनसे कलेक्टर से नीचे वाले स्तरों के अंदर भी लागू होती है। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है, आरएएस ऑफिसर हुआ करते हैं, और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से ऊपर जो असिस्टेंट कलेक्टर होते हैं, एसीएम होते हैं, वो आरएएस ऑफिसर होते हैं। वो कई बार ब्लॉक में डेवलपमेंट के कार्य भी कर रहे होते हैं, विकास कार्य भी वही करवाते हैं, और दूसरी तरफ वो दंडनायक के रूप में भी बैठते हैं कोर्ट में, और लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करते हैं, पुलिस थाने भी उन्हीं के अधीन आते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो लोक प्रशासन है वह नियामकीय भी है, और अपने ही जो एरिया है, अपना जो उनका, चाहे वो जिला है, चाहे तहसील है, चाहे वो एक उससे भी तहसील, उपखंड या ग्राम स्तर है, इन सभी के अंदर ये दोनों अलग अलग प्रकार के कार्य एक ही स्तर पे, एक ही ऑफिसर के अंदर निहित होते हैं। तो यह एक प्रमुख विशेषता है लोक प्रशासन की भारत में।
आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में आगे और विशेषताएं पढ़ेंगे। धन्यवाद।